मंजिलें कहती हैं तुमसे ना हो पाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, तुम्हारी जितनी औकात है उससे ज्यादा हमारी मेहनत है। नमस्कार दोस्तों, अभी जेएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में हम लोग जो है आज इतिहास का दूसरा भाग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहले वाले भाग को बोलते थे प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे वाले भाग को बोलते थे आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे भाग को बोलते थे ऐतिहासिक काल। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हम लोग जो प्री हिस्ट्री है, जिसको हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो जाकर अटेंड करिए, नहीं तो हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। वहाँ पिछले क्लास में हम लोग जो है चर्चा किए थे पाषाण काल के बारे में, क्योंकि प्री हिस्टोरिकल एज को जो है हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और मध्य पाषाण के बाद जो है नव पाषाण की चर्चा किए थे। नव पाषाण के तुरंत बाद जो है आपको तांबा का आविष्कार हो जाता है। तांबा का आविष्कार होने से क्या होता है, एक अलग ईरा चलता है, एक अलग समय चलता है, जिसको हम लोग जो है ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्योंकि तांबा का खोज हुआ और तांबा के साथ साथ जो है मनुष्य ने पाषाण यानी पत्थर का भी उपयोग किया, इसलिए उसका नाम जो हम लोग पाषाण काल के साथ साथ हम लोग तांबा को जोड़ दिए तो ताम्र पाषाण काल हो गया। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि मध्य पाषाण में जो आपको पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का साक्ष्य भारत के 2 जगह से देखने को मिलता है। तो वो था आपका आदमगढ़, ये पड़ता है आपको एमपी में, और दूसरा जो था बागौर ये पड़ता है आपका राजस्थान में। तो पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे तो वहां पर जो है आदमगढ़ के जगह पे महदहा लिखा गया था, तो वहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है वहां से भी पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिला था और ये मध्य पाषाण काल से साक्ष्य मिला था। तो आपको ये प्राप्त हो गया हुआ जानकारी कि पशुपालन का साक्ष्य मनुष्य को जो है किस काल में प्राप्त हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। तो एक एक करके हम जो है तीनों को हम पढ़ चुके हैं, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। अगर आप लोग क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुआ होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आपको हल्के में नहीं ले सकते कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आसान है, नहीं पढ़ेंगे भी क्या होगा। लेकिन आसान चीज़ ही आपको धोखा देती है, यानी जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि ये हमको जो है धोखा कभी नहीं देगी, सबसे पहले धोखा आपको उसी से मिलता है। इसलिए कभी भी आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करिए, और जो चीज़ आसान लगता है वो बार बार आपको तकलीफ देगा, इसलिए आसान चीज़ों को भी बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो देखिए, आपको हम बताए थे आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखना आता था, क्योंकि बच्चे लोग जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब लिखना सीखते हैं तो उनको सबसे पहले लिखना आता है, पढ़ना बाद में आता है। आप लोग भी महसूस किए होंगे और ये हकीकत भी है, पढ़ना आप लोग बाद में सीखते हैं, लिखना पहले सीखते हैं, क्योंकि लिखना आसान है। बच्चे से पूछा जाता है, बाबू लिखना आता है? नहीं। मिटाना आता है? तो बोलता है दोनों हाथ से, यानी मिटाना उसको दोनों हाथ से आता है, लिखना नहीं आता। तो बात ये हम करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखना आता था, लेकिन चुट्टा लोग ऐसा लिख दिया कि हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। इन सभ्यता की हम जब बात करेंगे तो इसमें जो है 2 आपको बहुत बड़ा टॉपिक देखने को मिलता है, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है आपको वैदिक सभ्यता। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग 2 चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों इंडस वैली? क्योंकि देखिए, पश्चिमी जो भारत क्षेत्र है उधर से ही यूरोपियन लोगों का आगमन होता है भारत में, और वो लोग जो है सिंधु नदी को जो है इंडस नदी बोलते हैं। तो इसलिए जो इंग्लिश में इसका नाम हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब हुआ क्या कि जब हड़प्पा सभ्यता का खोज प्रारंभ हुआ तो उस क्रम में रावी नदी के तट पर एक स्थल खोजा गया जिसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अब सभ्यता होता क्या है?
सबसे पहले आपको दिमाग में ये आया होगा कि हड़प्पा तो आपको समझ में आ गया, सिंधु भी समझ में आ गया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि सर सभ्यता किसको कहते हैं। देखिए, मनुष्य जिस जगह पर बसते हैं, रहते हैं और अपना एक कल्चर डेवलप करते हैं, रहन सहन उनका क्या हो जाता है ना, किस प्रकार से वो रहते हैं, उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। यानी मनुष्य जब से सब होना स्टार्ट हो गया, किस प्रकार से मनुष्य का डेवलप हो रहा है ना, तो उसी चीजों को हम लोग जो है सभ्यता कहते हैं। यानी मनुष्य का जो विकास का क्रम है उसको हम लोग सभ्यता कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य का जो पूर्वज थे वो लोग एक तरह से लंगूर यानी बंदर हुआ करते थे। धीरे धीरे उनका विकास हुआ, विकास होते हुए वर्तमान में आपको जो है इस प्रकार के मानव आपको देखने को मिलता है। तो ये जो विकास आपको दिख रहा है इसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। एक शब्द आता है संस्कृति। तो संस्कृति जो होता है वो विकास होने के पश्चात आपको देखने को मिलता है संस्कृति। जैसे कि मनुष्य अभी वर्तमान जो स्थिति में है वो तो सभ्यता हो गया, लेकिन मनुष्य कैसा कपड़ा पहन रहा है, कैसा खाना खा रहा है, किस जगह पे वो रह रहा है, उसका माहौल क्या है, यानी पहनावा ओढ़ावा, खाने पीने की चीज, बात करने की चीज, इन सभी चीजों को हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो आपको सभ्यता और संस्कृति में अंतर पता चल गया होगा कि सभ्यता किसको कहेंगे और संस्कृति किसको कहेंगे। तो एक लाइन में आपको याद रखना है, जो मनुष्य विकास करता है उसको हम लोग सभ्यता कहते हैं, और जिस प्रकार से मनुष्य का जो खाना पहनावा और हवा, उसका रहन सहन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इसके अंतर्गत जो आदि ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत जो है आपको वैदिक सभ्यता भी देखने को मिलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा सिंधु घाटी, उसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। जब आर्य लोग का भारत में आगमन होता है तो वहां से आपको वैदिक सभ्यता देखने को मिलता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, इस सभ्यता में जो है मनुष्य को जो है पढ़ना नहीं आता था, लिखना आता था, लिखना आता था। यानी इन्होंने जो है लिखा, उसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए। और इस सभ्यता का जो एक तरह से कह सकते हैं कि लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो इस सभ्यता की लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक, यानी ये लोग जो है चित्र बनाकर जो है एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है बहुत सारे चित्र बनाया जिसको हम लोग पढ़कर जो है कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे उसमें दिखाया गया है, एक चित्र ऐसा बनाया गया है कि एक पौधा है और एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए दिखाया गया। उन लोगों ने ऐसा मैसेज दिया हम लोगों को कि मातृ देवी जो माता है, जो धरती है, जिसको हम लोग माता की हम लोग संज्ञा देते हैं, उस माता के गर्भ से जो है पौधा निकलने की जो है एक तरह से मैसेज दिया गया हम लोगों को। तो उन लोगों ने जो है मातृ देवी का जो है पूजा करते थे, इसलिए वैसा जो है उन्होंने तस्वीर बनाया। अब हुआ क्या कि इस सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने जो है सबसे पहली बार जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी, और उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी सभ्यता जो है पहले रह चुकी है। तो सबसे पहले उन्होंने ही जानकारी दिया था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी किसने दिया था, तो उनका नाम था चार्ल्स मेसन। सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन 1826 में। चार्ल्स मेसन ने 1826 में बताया था कि इस क्षेत्र में जब वो सिंधु घाटी के आसपास कभी गए होंगे घूमने के लिए, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी सभ्यता विकसित हुई थी कभी। तो इस सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी जो है चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। लेकिन कुछ समय के पश्चात, क्योंकि तुरंत जो है किसी चीज पर जो है एक्शन नहीं लिया जाता है, कुछ समय लगता है, इस पर छानबीन होता है, जांच पड़ताल होता है, उसके बाद जो है इस पर जो है कुछ एक्शन लिया जाता है। इसके बाद जो है पुरातात्विक विभाग में एक व्यक्ति आया, उन्होंने मैप तैयार किया, पूरा नक्शा तैयार किया कि किस प्रकार से इस सभ्यता को खोजा जाए,
आखिर अगर ये सभ्यता डेवलप हुआ था तो किस प्रकार से इसको हम लोग खोज कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा नक्शा उक्शा पूरा तैयार कर दिया किस प्रकार से इसका जो है खोज किया जाएगा। तो उस व्यक्ति का नाम था जॉन कनिंघम। इन्होंने नक्शा तैयार किया था, नक्शा तैयार। तो कनिंघम नाम था उनका। कनिंघम को ही भारत में पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। पुरातात्विक विभाग का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको ही जो है भारत में बहुत सारे पुरातात्विक स्थल को खोजने का श्रेय जाता है और इन्होंने जो है भारत में पुरातात्विक विभाग की खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इन्हें पूरा नक्शा उक्शा तैयार किया था किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा जाए। आखिर ये सभ्यता इतनी बड़ी थी तो आखिर कुछ तो मिलना चाहिए। तो इन्होंने कुछ हद तक देखा भी था, कुछ कहीं से खोद कर भी देखा भी था कि हाँ ये सभ्यता वास्तविक में था और इन्होंने जो है मैप तैयार किया, नक्शा तैयार किया कि आखिर किस प्रकार से इसको खोजा जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बाद में क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था पुरातात्विक विभाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो है 1804 में किया गया था और इसका जो प्रथम निर्देशक बनाया गया था वो जॉन मार्शल को बनाया गया था। जॉन मार्शल तो जॉन मार्शल जो थे वो पुरातात्विक विभाग का ये 1804 नहीं 1904। जॉन मार्शल को भारत में जो है पहली बार या कह सकते हैं कि प्रथम पुरातात्विक विभाग का जो निर्देशक था वो जॉन मार्शल को बनाया गया। अब जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है तो याद करिएगा कनिंघम को। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई का जनक यानी किसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई प्रारंभ हुआ तो वो था कौन? जॉन मार्शल। ये तीन नाम जो है आपको याद रखना है। मैसेज दिया था तो उसका नाम था चार्ल्स मेसन, मेसन से मैसेज दिया। उसके बाद आया कनिंघम, कनिंघम ने पूरा मैप तैयार किया किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा जाएगा। उसके बाद खुदाई का काम जो प्रारंभ किया था वो किया था जॉन मार्शल के द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो खोजा गया तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो अगर इसका हम आकार की बात करेंगे, आकार, तो इसका आकार जो था त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। अभी हम भारत के नक्शा को बनाकर आपको दिखाएंगे कि आखिर त्रिभुजाकार किस प्रकार था। तो इसका आकार आपको याद रखना है त्रिभुजाकार था। कभी कभी इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान के 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। ये 3 देशों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान के कितने देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी तो वो 3 देशों में फैली हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो है चौहद्दी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उसका जो एरिया है उसके बारे में लिखेंगे कि उत्तरी एरिया कौन था, दक्षिणी एरिया कौन था और सबसे पूर्वी कौन था, सबसे पश्चिमी कौन था। एक तरह से हो जाता है कि इसका जो है अंतिम बिंदु हम लोग, जैसे भारत का आप लोग जानते होंगे कि भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, आप लोग बिंदु पढ़ते होंगे कि इसका लास्ट पॉइंट क्या है। उसी प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ये पॉइंट देखने के पश्चात हमको मालूम हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आकार में त्रिभुजाकार है। तो इतना जानकारी आपको दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतना विशाल सभ्यता थी
उसका आखिर आकार त्रिभुजाकार कैसे आया, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, छोटा सा अगर हम भारत का नक्शा बनाना चाहें, रफली अगर हम नक्शा इस प्रकार से हम बनाएंगे, तो सबसे उत्तर में हम बात करेंगे, यहां पर आपको जो है मांडा देखने को मिलेगा। मांडा, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और ये नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है, और मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। ये भारत में है, वर्तमान भारत में है। लेकिन इससे भी ऊपर अफगानिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है सुर्तघई और मुंडी गाक। देखिए, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में दो स्थल आपको देखने को मिलेगा। एक है सुर्तघई, मुंडी गौक, ये दो स्थल जो है ये वर्तमान में अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगर सीधा सीधा पूछ लेगा, देखिए ये क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि डीप से हमारा आदत है थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानकारी देना आपको। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा एग्जाम आप दीजिएगा, पीसीएस का या यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, तब आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम सीधे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, तो आपका सुर्तघई आ जाता है। लेकिन अगर हम भारत में, जो वर्तमान भारत है, अगर वर्तमान भारत में अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो आ जाता है आपका मांडा। तो मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर में था, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो ये हो गया सबसे उत्तरी बिंदु। तो यहाँ पर आप जो है नॉर्थ पॉइंट डाल दीजिए। अब हम जब साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में महाराष्ट्र में एक बिंदु था, महाराष्ट्र में, एम फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो था वो था परवरा नदी के किनारे। अब परवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। परवरा नदी के किनारे स्थित है दायमाबाद जो है परवरा नदी। अब नदी का नाम हम इसलिए लिखाते हैं क्योंकि ये स्थल जो है इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ वो किस नदी के तट पर स्थित था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल थे, उन सभी स्थल जो है एक नदी के किनारे स्थित था, क्योंकि उस समय मनुष्य का जो है जीवन का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो नदी था। अगर उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना भी है तो नदी के माध्यम से व्यापार करते थे, नदी के माध्यम से। अभी भी देखिए, पूरी दुनिया का 90-95% जो है व्यापार जो है वो नदी के माध्यम से होता है, समुद्र के माध्यम से होता है। समुद्री जहाज जो है एक देश से दूसरे देश जाती है और बहुत सारे सामान को जो है एक जगह से दूसरे जगह लाती है। तो उस टाइम भी सभ्यता जो थी वो नदियों के किनारे स्थित थी। तो ये हो गया आपका उत्तरी, और ये हो गया आपका दक्षिणी बिंदु। तो ये हो गया साउथ पॉइंट। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा। तो देखिए, वर्तमान के अगर हम बात करेंगे तो मेरठ, दिल्ली के बाजू में है मेरठ, और ये पड़ता है कहाँ पर, यूपी में पड़ता है। इसको बोलते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, ये नदी का नाम यहाँ हो गया हिंडन नदी। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु था। अगर हम पश्चिमी बिंदु का बात करेंगे तो यहाँ पाकिस्तान में आ जाता है पश्चिमी बिंदु, पाकिस्तान में सुतका गेंडोर, यहाँ हो गया सबसे वेस्ट, सुतका गेंडोर। अगर हम वेस्ट की हम बात करेंगे तो सुतका गेंडोर। और ये नदी जो था दस्क नदी, सुतका गेंडोर जो था वो दस्क नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो ये जो है आपका बलूचिस्तान जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर स्थित है।
तो अगर हम इस सभी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग हम ऐसे अगर देखते हैं ऐसे करके और इस प्रकार से ऐसे करके हम जब मिलाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा लगभग जो है हमको त्रिभुजाकार जो है क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये तीनों बिंदु को मिलाने के पश्चात उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, क्योंकि पूर्वी बिंदु लगभग मिलाइएगा क्योंकि पूर्वी बिंदु थोड़ा सा ज़्यादा आगे की ओर भाग जाता है। वर्तमान में जो है अगर हम बात करेंगे आलमगीरपुर, वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, मेरठ दिल्ली के पास पड़ता है, दिल्ली एनसीआर में। तो इन सभी को हम लोग जो है एक एक करके हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बार बार ये पूछा भी जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्खनन हुआ। तो सबसे पहले उत्खनन हुआ, आपको हम बता भी दिए हैं, रावी नदी के तट पर स्थित जो है हड़प्पा है उसका खोज जो है पहली बार हुआ। और सबसे पहले हम लोग जो है उसी को पढ़ेंगे क्योंकि जो पहले हुआ उसी को पढ़ेंगे और एक एक करके जो है हम लोग सभी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग हड़प्पा के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, वहाँ से क्या क्या आपको प्राप्त हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको आप नोट करिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए, आगे हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा की जब हम उत्खनन की बात करते हैं तो उत्खनन का जो नेतृत्व करता है वो तो आपको पहले से ही मालूम है, जॉन मार्शल। लेकिन जॉन मार्शल जो है एक भारतीय व्यक्ति थे जिसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। उनको हायर किया, उनको बुलाया और कहा कि आप जो है इसका उत्खनन करवाइए। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है हड़प्पा का उत्खनन हुआ, इसलिए उनका भी नाम इससे जुड़ जाता है। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हड़प्पा। हड़प्पा, अब देखिए एक एक करके हम लोग सभी स्थल के पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग ये भी देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में देखेंगे, अभी तो हम देखेंगे ही लेकिन लास्ट में हम लोग देख लेंगे एक चार्ट बनाकर कि स्थल जो हड़प्पा स्थल है और स्थल का उत्खनन जो इंपॉर्टेंट जो स्थल है उसका उत्खनन करता कौन है, यानी किसके नेतृत्व में उत्खनन हुआ। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये जो भी स्थल आपको देखने को मिलता है। और वर्तमान के राज्य भारत में है तो किस राज्य में है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो वर्तमान किस राज्य में स्थित है। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए हड़प्पा जो था ये सबसे पहले अगर नदी की हम बात करेंगे, नदी तो नदी हो जाएगा आपका रावी नदी। रावी नदी अभी अगर हम बात करेंगे ये स्थित कहाँ है, तो स्थिति अगर हम बात करेंगे स्थिति तो ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले जो है इसका नाम बदल दिया, मोंटगोमरी जिला का नाम बदल कर साहिवाल जिला कर दिया गया। साहिवाल, साहिवाल, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। अब देखिए साहिवाल के बारे में आप लोग जानते होंगे, साहिवाल जो नस्ल होता है वो गाय का नस्ल होता है, अब बहुत ही दुधारू गाय होती है साहिवाल। तो साहिवाल गाय के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। उसी नस्ल के नाम के आधार पर जो है इन्होंने इस जिला का नाम चेंज कर दिया गया, मोंटगोमरी जिला का नाम बदलकर क्या हो गया, साहिवाल जिला। क्योंकि ये आपको बहुत सारी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर हम नोट करवा दिए। क्योंकि कोई भी किताब उठा के देखिए वहाँ पर आपको मोंटगोमरी जिला देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो था वो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान की किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो मोंटगोमरी जिला या इसी को बोलते हैं हम लोग साहिवाल जिला। अब हम बात करेंगे इसका खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता। उत्खनन करता तो ये थे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, इनके नेतृत्व में जो है ये उत्खनन प्रारंभ हुआ था। राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका नाम बार बार आता है इसलिए आपको याद रखना है। यह उत्खनन कब हुआ, 1921 में। 1921 में गौर करिए, भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में होती है। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के
वायसराय हुआ करते थे, उनके समय में हुआ, लेकिन थोड़ा सा और टाइम लग गया। 1921 में जो है पहली बार जो है खुदाई प्रारंभ हुआ। और किसका खुदाई हुआ? तो हड़प्पा का। अब इतना इंफॉर्मेशन तो आपको दिया गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जो है हम बताएंगे कि हड़प्पा से आपको कौन कौन सा ऐसा स्थल मिला या कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं कि वस्तु प्राप्त हुआ, जिसको आप लोग जो है पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। और वहां से आपको बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछता होगा, आप लोग सुनते होंगे, लकड़ी का ओखली हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आप लोग जो है सिर्फ रटते हैं। और आज हम लोग जो बताएंगे, पहली बार आपको ऐसा हम जानकारी देने वाले हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। एकदम से एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर इस क्लास के पश्चात अगर आपको हड़प्पा से प्राप्त होने वाली जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, अगर उसको आप भूल सको तो भूल के दिखाना। आप कभी सपना में भी आप नहीं भूल सकते हैं। कोई सपना में भी आपसे पूछेगा कि हड़प्पा से कौन कौन सा वस्तु मिला, फटाफट फटाफट बताइएगा। आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे। तो यहां से आप स्रोत की हम बात कर लेते हैं। स्रोत क्या? यहां से स्रोत या साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ? देखिए, जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो पूजा पाठ करना जरूरी रहता है। जैसे आप लोग नया नया घर बनाते हैं, तो घर बनाने के पश्चात देखते होंगे आप लोग, घर का जो गेट होता है ना, गेट पर एक चिन्ह बनाते हैं। वो चिन्ह कैसा रहता है? तो वो चिन्ह ऐसा रहता है। वो चिन्ह जो है आपको ऐसा देखने को मिलता है। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं स्वास्तिक का चिन्ह। ये स्वास्तिक चिन्ह का जो देन है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपको स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह तो आपको पता चल गया, क्योंकि हम बात करते हैं कि श्री गणेश की। जैसे ही कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं, जैसे ये उत्खनन प्रारंभ हुआ, तो पूजा पाठ भी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति, पहला तो ये पॉइंट हो गया। एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, मातृ देवी की मूर्ति आपको प्राप्त हुआ। और वो कहां से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। उसके पश्चात स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। दूसरा पॉइंट ये प्राप्त हो गया, स्वास्तिक का चिन्ह, क्योंकि आप श्री गणेश कर चुके हैं। किसका? तो हड़प्पा का उत्खनन आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा? आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो मातृ देवी की मूर्ति, उसका आप पूजा पाठ करिए। उसके पश्चात क्या होगा? स्वास्तिक का चिन्ह, वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाएगा पूजा करने के दौरान। अब हम बात करेंगे कि मजदूर लाया जाएगा, क्योंकि खनन करना है, मिट्टी भी निकालना है। जहां जहां साइट मिलेगा वहां से मिट्टी निकाल के साइड करना है। उसके लिए आपको चाहिए मजदूर। अब मजदूर वहां एक दो नहीं, हजारों की संख्या में मजदूर चाहिए। तो उसको रहने के लिए आवास चाहिए ना। तो इसलिए जो है उसके रहने का आवास, यानी मजदूर का रहने का आवास आपको कहां से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो मजदूर का आवास, 3 नंबर लिखिए, मजदूर का आवास। मजदूर का आवास। अब मजदूर रहना वहां पर प्रारंभ कर दिया। तो मजदूर लोग क्या करते थे? मिट्टी को खुदाई करते थे, मिट्टी को उत्खनन करके और साइड में रखते थे। आपको पता होगा कि जितने कुम्हार लोग होते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उनको मिट्टी की आवश्यकता होती है। और वे लोग क्या करते हैं? मिट्टी खरीदते हैं किसी से, क्योंकि उनका अपना उतना खेत नहीं होता है। तो दूसरे के खेत से जो है, जहाँ पर अच्छा मिट्टी होता है, उससे वो खरीदते हैं और मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो जब कुम्हार लोगों को पता चला कि हड़प्पा में खुदाई हो रहा है और मिट्टी को फेंका जा रहा है, तो ये लोग जाके वहाँ पर बस गए, वहाँ नज़दीक में जाके बस गए और मिट्टी लेकर जो है बर्तन बनाना शुरू कर दिए। तो इसके बाद अगला जो पॉइंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा कुम्हार का चाक। देखिए, एकदम कहानी की तरह इसको हम लोग सेट कर देंगे, ताकि आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप भूल भी नहीं पाइएगा कभी भी। देखिए, 4 नंबर आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर, 4 नंबर। तो यहाँ हो जाएगा कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक। यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गया होगा। जब आप लोग श्री गणेश करते हैं तो पूजा अर्चना करते हैं,
तो मातृ देवी की मूर्ति, उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह, ये 2 हो गया। उसके बाद जो है मजदूर को आप बुलाएं तो मजदूर को रहने के लिए आवास ना, तो मजदूर का जो है आवास जो है आपको यहाँ से देखने को मिल गया। अब हम बात करेंगे कुम्हार का चाक। कुम्हार लोग वहाँ जाकर बस गए क्योंकि फ्री में मिट्टी मिलेगा और उस मिट्टी से वो क्या बनाएंगे, मिट्टी का बर्तन बनाएंगे। अगर हम 5 नंबर की बात करेंगे, 5 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए अब हुआ क्या, अधिक संख्या में मजदूर की जरूरत थी, तो क्या हुआ, पकड़ पकड़ के मजदूर को लाया जाता था। और कुछ मजदूर जो है वो काम नहीं करना चाहते थे, वो बोलते थे कि हमको जो है यहाँ काम करने में अच्छा नहीं लगता है या किसी कारणवश काम नहीं करेंगे। तो जॉन मार्शल का आदेश हुआ। देखिए ये कहानी सिर्फ हम बता रहे हैं, ये हकीकत नहीं है, कहानी इसको हम सेट करने के लिए बता रहे हैं। जॉन मार्शल ने कहा कि तुम काम क्यों नहीं करेगा, तुमको करना पड़ेगा, और दयाराम साहनी उसको कंट्रोल करते थे। तो जब कुछ मजदूर काम करना नहीं चाहता था तो जबरदस्ती उससे करवाया गया। तो जब वो काम करना नहीं चाहा तो गुस्सा से राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा कि एक ओखली मंगाओ। क्या मंगाओ, ओखली। तो ओखली से आ गया लकड़ी का ओखल। लकड़ी का ओखल आपसे पूछेगा कि लकड़ी का ओखल जिसको ओखली कहते हैं, आप लोग देखे होंगे मम्मी को, दादी को, जो ओखली में जो है धान से भूसी निकालने का काम किया जाता है उसमें। तो लकड़ी का ओखल मंगाया गया, एक बड़ा सा लकड़ी का ओखल मंगाया गया। ओखल मंगाया गया, उस ओखल में जो मजदूर काम नहीं करना चाहता था उसका मुंडी डाल दिया। एक सिर्फ कहानी है, हकीकत नहीं है, कहानी हम बना रहे हैं, जोड़ के हमको आपको बता रहे हैं, आपको याद करना नहीं पड़े। उस ओखल में डाल दिया और ओखल में क्या किया, जो मूसल होता है मूसल से उसको मारा तो कुछ मजदूर का जो है मुंडी बड़ा था। तो मुंडी कैसा था, हाथी इतना बड़ा था। तो हाथी का मुंडी जो मिला है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। देखिए सब एक कहानी दूसरे से लिंक है। अगर हम 6 नंबर की हम बात करेंगे तो लकड़ी का ओखल, उसके बाद हो जाएगा हाथी का सिर। हाथी का सिर जो प्राप्त हुआ वो आपको कहां से प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा से, हाथी का सिर। अब हुआ क्या, कुछ मजदूर तो मर गया क्योंकि ओखल में डाल के उसको मूसल से मारा गया, वो मर गया। तो आपको पता है ब्रिटिश लोगों का शासन था भारत पर, और वो लोग जो है दफनाते जो हैं मनुष्य को, वो एक लकड़ी का ताबूत मंगाते हैं, उस ताबूत में भर के फिर मिट्टी का गड्ढा खून के और फिर उसको दफनाया जाता है। तो इसके बाद जो मजदूर मर गया तो लकड़ी का ताबूत मंगाया गया, उसको कहा कि इसको दफनाया जाएगा, लकड़ी का ताबूत। तो हाथी का सिर, लकड़ी का ताबूत। अब क्या हुआ, लकड़ी का ताबूत जब मंगाया गया, उसमें जब लाश को डाला गया, जो मजदूर मर गए, अब हुआ क्या, इसको उठा के ले जाना है कहाँ, शमशान घाट। इतना ये लोग भारी था तो कैसे ले जाया जाता, तो कहा कि ठीक है एक बैलगाड़ी लेके आओ। तो लकड़ी का जो बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, बैलगाड़ी। देखिए सब एक दूसरे से लिंक है। बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से, हड़प्पा से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो हड़प्पा से मिला। अब ये लकड़ी का था कि मिट्टी का था, तो कहीं कहीं देखा जाता है कि मिट्टी का बैलगाड़ी बताया जाता है कि मिट्टी का मूर्ति बना हुआ था बैलगाड़ी का, और कहीं कहीं लकड़ी का भी दिया जाता है। तो देखिए लकड़ी का ताबूत, उसके बाद बैलगाड़ी में इस ताबूत को भरकर ले गया गया कहाँ, शमशान में जाके दफना दिया गया। तो एक कब्र मिला है RH-37, 9 नंबर RH-37 कब्रिस्तान RH-37 कब्रिस्तान। इसकी जानकारी जो है प्राप्त होती है कहाँ से, तो हड़प्पा से। देखिए अभी तक हम जितना बताए हैं वो सभी जो है एक स्टोरी पर बेस है। उस स्टोरी को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है और आपको जो है इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तक बात बन गया, RH-37 जो है कब्रिस्तान आपको प्राप्त हो गया कहाँ से, तो ये हड़प्पा से। तो इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो गया। इसके पश्चात जो है 1-2 जानकारी आप एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और कुछ जानकारी जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्राप्त होगी, क्योंकि उतनी जानकारी जो है आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, उससे कुछ नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
उसको भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको देखने को मिल गया। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर प्राप्त हुआ है तो उसके बाद एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे। तो पहला हो गया मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक का चिन्ह, मजदूर का आवास, कुम्हार का चाक, लकड़ी का ताबूत और ओखल भी मिला, हाथी का सिर, लकड़ी का ताबूत, बैलगाड़ी और RS-37 कब्रिस्तान। यहाँ तक आपको ये जानकारी प्राप्त हो गया कि किस प्रकार से जो है हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो वहाँ से क्या क्या चीज़ हम लोग देखने को मिला। उसको हम लोग साक्ष्य कहते हैं कि आखिर वहाँ से मिला क्या, उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होता है हड़प्पा के बारे में। तो इस प्रकार आप देखें कि आज की क्लास में हम लोग देखें किस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी आपको दिया गया है। और आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हड़प्पा की बात हम कर लिए। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसका लोकेशन हम लोग देख लिए। तो जितना भी सारा जानकारी दिया गया वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज जो आप लोग देखे हैं, अगर आज की क्लास आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी फायदा मिल सके। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।